हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की इस करंट अफेयर्स स्पेशल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठी अनुसूची की, संविधान का 6th शेड्यूल। और न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी अपने सभी जिलों को इस शेड्यूल में शामिल करने की मांग की है। तो देखेंगे मांग क्यों की गई है और ये 6th शेड्यूल क्या है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि न्यूज़ में भी आ गया है तो इसीलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर टोटल शेड्यूल की बात करें तो कुल कितने शेड्यूल हैं हमारे संविधान में? 12, और पार्ट्स हैं 25। तो वो 12 शेड्यूल जो हैं उनमें से कुछ शेड्यूल हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो न्यूज़ में भी बने रहते हैं, जिनसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ शेड्यूल हैं, जैसे कि शेड्यूल 5 और 6। और उसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल 8 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 10 इम्पॉर्टेंट है। 10 क्यों इम्पॉर्टेंट है? दल बदल विरोधी कानून जो है वो उसी में मेंशन किया गया, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यूज़ में हमेशा रहता है। और उसके बाद 11 और 12 हम देखते हैं पंचायती राज और अर्थव्यवस्था, पंचायती राज और नगर पालिका जो है उस बारे में है वो। तो ये कुछ शेड्यूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 12 ही हैं, सबको आप याद रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, हम आज के टॉपिक पर वापस आते हैं, क्योंकि शेड्यूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम आज का टॉपिक अरुणाचल प्रदेश, जिसने मांग की है अपने सभी जिलों को इसमें शामिल करने की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और यहाँ पर जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप। इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए किस किस के साथ शेयर करता है, कौन सी कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ आप साइड में देख सकते हैं भूटान, उसके अलावा चीन और म्यांमार, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें कि कौन से स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो वो है असम और नागालैंड। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल्स द्वारा पूरे अरुणाचल प्रदेश को, यानी कि जितने भी ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में, उन सभी को संविधान की छठी अनुसूची 6th शेड्यूल या फिर आर्टिकल 371A जो है उसके दायरे में लाने की मांग की गई है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। अभी एक एक चीज़ें देखते हैं इसका। तो वर्तमान में अभी बात करें, फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश ना तो 5वीं अनुसूची में शामिल है और ना ही छठी अनुसूची में शामिल है। यह इनर लाइन परमिट प्रणाली के अंतर्गत है। इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या है? ILP प्रणाली। इसके अंतर्गत होता है कि अगर राज्य से बाहर, मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति है लेकिन अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, तो उस व्यक्ति को अगर अरुणाचल प्रदेश में जाना है विज़िट के लिए, किसी भी काम के लिए, तो एक परमिट लेना पड़ेगा जाने के लिए, और उस निर्धारित समय के लिए ही वो जा सकता है। उसके बाद उसे उस राज्य से बाहर होना होगा। तो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश 5वीं या छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन इनर लाइन परमिट व्यवस्था वहाँ पर लागू होती है। छठी अनुसूची की बात करें तो उसमें कुल 4 राज्य हैं, और 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य के क्षेत्र शामिल हैं। मतलब पूरे राज्य शामिल नहीं हैं, राज्य में कुछ कुछ ज़िले इन अनुसूचियों में शामिल किए गए हैं। छठी अनुसूची में कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं: असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। और 5वीं अनुसूची के राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। ठीक है, तो ये राज्य 5वीं और छठी अनुसूची के हैं। डिफरेंस याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं, छठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्य शामिल हैं: असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। दूसरी ओर बात की गई है, अभी हमने देखा आर्टिकल 371A के बारे में भी बात की गई है कि अरुणाचल प्रदेश की मांग है कि या तो छठी अनुसूची में शामिल किया जाए जिसमें 4 राज्य हैं, और या फिर 371A के अंतर्गत इसको रखा जाए। तो 371A ये नागालैंड में लागू होता है। हम देख रहे हैं ना कि 5वीं और छठी अनुसूची में नागालैंड को शामिल नहीं किया गया है, तो नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A जो है वो लागू होता है। ये जो आर्टिकल है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। 370 आर्टिकल JNK को स्वायत्तता प्रदान करता था, जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था, जिसे अब रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और 371A है, 371 है आर्टिकल इसी प्रकार से। तो 371 में कुछ राज्यों को शामिल किया गया है, और इन आर्टिकल्स के अंतर्गत उन राज्यों को कुछ कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो उसी में 371A है जो कि नागालैंड के लिए है, और ये आर्टिकल नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की मांग है छठी अनुसूची या फिर 371A।
अभी जो 6th शेड्यूल है उसके बारे में और थोड़ा अच्छे से देखें तो संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करती है। अभी आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये 5वीं 6ठी अनुसूची और ये जो 371 है इसमें विशेष दर्जा क्यों दिया गया है। तो वो इसलिए दिया गया है और हमने ये भी देखा कि पूरे राज्यों को नहीं दिया गया बल्कि उनके कुछ क्षेत्रों को दिया गया है। तो उसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जनजातीय या फिर आदिवासी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं और उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, उन्हें उनके हिसाब से रहने दिया जाए, उनके जो नियम वो फॉलो करते आए हैं काफ़ी लंबे समय से। हम आदिवासी या फिर जनजातीय उन्हीं लोगों को बोलते हैं ना, जो अपने पुराने जो रीति रिवाज हैं उनके हिसाब से ही अपना पूरा प्रशासन चलाते हैं या चलाना चाहते हैं। तो उन्हें वो स्वायत्तता प्रदान की जाए, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो इसी तरह से जो 6th शेड्यूल है ये भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, जनजातीय क्षेत्र जो हैं वो अपना प्रशासन खुद से चला सकें, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 2 और अनुच्छेद 275 1 के तहत प्रदान किया गया है। तो ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा, 244 का 2 और 275 1। उपयुक्त राज्यों में जनजातियों द्वारा राज्यों के अन्य लोगों की जीवन शैली को बहुत अधिक आत्मसात नहीं किया गया है। और जनजातीय इसीलिए हम बोलते हैं उन्हें जनजातीय या फिर आदिवासी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो दूसरे लोग हम देखते हैं हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो जो बदल रही हैं परिस्थितियाँ, टाइम बदल रहा है, उसके हिसाब से अपनी जीवन शैली में भी चेंज कर लेते हैं। हम लोग भी काफ़ी चेंज हुए हैं शुरुआत से लेकर अब तक, तो वो चेंज ये लोग नहीं ला पाए हैं। ये जिस तरह से रहते आए हैं परंपरागत तरीके से उसी तरह से रहना पसंद करते हैं और वैसे ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही रहना चाहते हैं उसी तरह से रह सकें इसकी व्यवस्था की गई है। इन क्षेत्रों में अभी भी निर्वैज्ञानिक प्रतिरूपों यानी कि एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस की उपस्थिति है। संविधान सभा द्वारा गठित बोर्दोलोई समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम इसका, बोर्दोलोई समिति। इसकी रिपोर्टों के आधार पर 6ठी अनुसूची को पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में मैदानी इलाकों के लोगों के शोषण से इन आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए और उनके विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षण का आह्वान किया गया है। और इसी समिति की रिपोर्ट जो थी उसी पर आधारित ये व्यवस्थाएं सारी की गई थी। तो अभी कुछ चीज़ें देखते हैं। 6ठी अनुसूची क्या है ये तो हमने देख लिया है। कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो 6ठी अनुसूची क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। स्वायत्त जिलों को राज्य विधानमंडल के भीतर स्वायत्तता का अलग दर्जा प्रदान किया जाता है। अब इसमें क्या है, 6ठी अनुसूची में हमने देखा था 4 राज्य शामिल हैं। उन 4 राज्यों के 10 स्वायत्त जिले इसमें शामिल किए गए हैं। मतलब इन चारों राज्यों में जितने भी जिले हैं उन सबको शामिल नहीं किया गया। चारों राज्यों के 10 जिलों को वो स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम में 3-3 हैं और त्रिपुरा में 1 जिला है। तो ये 10 स्वायत्त जिले हैं जो 6ठी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी हो सकती है। ये जो स्वायत्त जिले का दर्जा जो दिया गया है इनमें एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी हो सकती है। आदिवासियों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि यहाँ का काम कैसे चलेगा, जो विधायी काम जो भी चलेगा, प्रशासनिक काम होगा, कार्यकारी शक्तियाँ किस प्रकार से यूज़ की जाएंगी, कैसे यहाँ का पूरा प्रशासन चलेगा, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था की गई है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इसे नागरिक और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये राज्यपाल से उचित अनुमोदन प्राप्त होने पर भूमि, वन, मत्स्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी कानून बना सकती है। यानी कि पूरे देश में या फिर उस स्पेसिफिक राज्य में कोई कानून बनाया जाता है तो वो इन जिलों में तभी लागू होगा जब यहाँ की ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये परमिशन देगी उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए स्वायत्तता इन्हें प्राप्त है कि अपने तरीके से अपना प्रशासन चला सकते हैं। अभी आगे देखें तो संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों को इन क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के लिए कानूनों में संशोधन के साथ और या इसके बिना उसे अनुमोदित नहीं कर दें। तो वही बात है जो जिसकी हमने भी बात की है। राज्यपाल का नियंत्रण विभिन्न स्वायत्तता के बावजूद 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के बाहर नहीं है।
यानी कि जो राज्य में राज्यपाल है उसके नियंत्रण में ये सभी काम करते हैं, पूरी तरह से स्वायत्त भी नहीं कर दिया गया है। कश्मीर के मामले में हम देखते थे कि काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन यहाँ पर स्वायत्तता तो है लेकिन सीमित है। ठीक है, अपना काम अपना प्रशासन खुद से चलाएंगे, लेकिन राज्यपाल का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल को इस मामले में कई सारे अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि राज्यपाल को स्वायत्त जिलों का निर्माण करने और उन्हें पुनः व्यवस्थित करने का अधिकार प्राप्त है। यह स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, या उनके नाम परिवर्तित कर सकता है, या उनकी सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। तो ये सभी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त हैं। और यदि एक स्वायत्त जिले में विभिन्न जनजातियाँ विद्यमान हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में भी विभाजित कर सकता है। अब जो हमने स्वायत्त परिषदों की बात की थी, जो काउंसिल्स की बात की थी, ऑटोनोमस काउंसिल्स, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जिनमें 4 को राज्यपाल द्वारा और अन्य सदस्यों को चुनाव के माध्यम से नामित किया जाता है। ये सभी 5 वर्ष के लिए सत्ता में बने रहते हैं। और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, जो 30 सदस्य हैं इनमें से जितने भी चुनाव के माध्यम से नामित किए जाते हैं उनकी अवधि होती है 5 वर्ष। लेकिन जो राज्यपाल के द्वारा आते हैं 4 सदस्य, वो राज्यपाल की दया दृष्टि पर अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि राज्यपाल की मर्ज़ी से राज्यपाल जब तक चाहें तभी तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, हालांकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय परिषद 46 सदस्यों से मिलकर बनी है। तो ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया जो 6th शेड्यूल है उसके बारे में। अब जो आर्टिकल 371A है इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जब तक कि राज्य विधानसभा द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि 371A कौन से राज्य के लिए है? नागालैंड के लिए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नागालैंड पर लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा परमिशन ना दे? तो ये है नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन, और या फिर ज़मीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण। ये सभी चीज़ों पर नागालैंड राज्य विधानसभा जो है जब तक वो अप्रूवल नहीं करेगी तब तक इन सभी चीज़ों को अगर चेंज करना है, कुछ भी इनके लिए प्रावधान करना है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 371A में ये आज़ादी नागालैंड को दी गई है। इस तरह से कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखिए, हम देखते हैं बोरदोलोई समिति जिसकी बात की गई थी, तो इसे भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसका नाम आया तो इम्पोर्टेंट भी हो जाती है फिर। तो बोरदोलोई समिति, इसका गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसे पूर्वोत्तर में जनजातीय क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। इस समिति ने भारत में स्वायत्त प्रशासन परिषदों यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल्स की अवधारणा को तैयार किया। तो रिसेंट की कोई कमेटी नहीं है ये, किसने इसका गठन किया था? संविधान सभा ने। ठीक है, अभी किसी संसद ने या फिर प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने इसका गठन नहीं किया, संविधान सभा ने इसका गठन किया था। और इसीलिए किया था कि जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उन्हें किस तरह से सीमित स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो उत्तर पूर्व की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में तो 10 स्वायत्त परिषद हैं और लद्दाख में 2 स्वायत्त परिषद हैं। इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मेघालय में खासी हिल्स स्वायत्त परिषद, जयंतिया और गारो। मेघालय की पहाड़ियाँ भी हैं ये, खासी, जयंतिया और गारो। तो इन्हीं हिल्स की स्वायत्त परिषद, इन हिल्स का जो एरिया है यहाँ के लिए स्वायत्त परिषद है। मिज़ोरम में चकमा, मारा और लाई स्वायत्त परिषद। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। असम में बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग और दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद। लद्दाख में कारगिल और लेह। तो ये 10 स्वायत्त परिषद हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं और 2 स्वायत्त परिषद लद्दाख में हैं। अब लास्ट में हम अरुणाचल प्रदेश के मामले में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ जो हमने ये पूरी कथा कहानी जो भी है ये पढ़ी है, सारा कुछ देखा है, जो चीज़ें ये सारी किस लिए न्यूज़ में आई हैं? अरुणाचल प्रदेश की वजह से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सेरीकल्चर का व्यापक संभावनाएँ हैं। ये राज्य रेशम की सभी 4 किस्मों जैसे मलबेरी, ओक, तसर, एरी और मुगा का उत्पादन करता है
ओक तसर का उत्पादन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एरी और मुगा का तलहटी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो रेशम के जो 4 किस्में हैं, इन चारों किस्मों का उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के रेशम उत्पादन में 74.51% हिस्सा मलबेरी, 16.5% एरी, 8.5% तसर और 0.55% मुगा का हिस्सा है। भारत रेशम का निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में करता है। देश में रेशम उत्पादन के कारण रोजगार सृजन 2014-15 में 8.03 मिलियन व्यक्ति हो गया था। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या याद रखने लायक कि भारत दुनिया में रेशम का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा, और सबसे ज़्यादा निर्यात किसे करता है, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। और लास्ट में मैप आप फिर से देख सकते हैं ताकि फिर से आपको रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमारा आज का